हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 9 फरवरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। कल हमने आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, तो उनके तीनों करेक्ट आंसर यहाँ दीपक यादव के द्वारा दिए गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक, आपके सभी आंसर ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आज के क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की गई, और ये ट्रिपल पी पार्टनरशिप पे बेस्ड होगा। ट्रिपल पी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहां पर डिजिटल ग्रीन, ठीक है, इन्होंने टाई अप करा किसके साथ? कौन सी मिनिस्ट्री के साथ? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एमओयू साइन हुआ है टू लॉन्च दिस नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्रोग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रहेगा, जिन्होंने एमओयू साइन किया डिजिटल ग्रीन के साथ अंडर अ ट्रिपल पी फ्रेमवर्क, ठीक है, ताकि ये नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। आने वाले 6 महीनों के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, विद इन 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इन्होंने एक नया सर्टिफिकेशन सिस्टम भी फॉर्मुलेट किया है फॉर ऑर्गेनिक कॉटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? आई रिपीट, where was the first G20 energy transition working group meeting held under India's G20 presidency? हम जानते हैं G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2023 से लेके 30 नवंबर 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक। यहाँ पे जो थीम लॉन्च की गई है वो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। ठीक, ये पूछा जा रहा है कि इनकी जो पहली एनर्जी ट्रांजिशन मीटिंग थी G20 ग्रुप की, वो कहां पर हुई थी? बेंगलोर, कर्नाटका में हुई थी। इसी के बारे में देखें, ये कब से कब तक हुई थी? ये आपकी जो मीटिंग है
ये आपकी कहां पर हुई थी? बेंगलोर कर्नाटका में हुई थी। कब से कब तक? 5 से लेके 7 फरवरी के बीच में ये हुई थी पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, फिर यहीं पे देखते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। थीम क्या रहेगी? वासुदेव कुटुंबकम। और याद रखेंगे ये वासुदेव कुटुंबकम आ जाए ऑप्शन में, या फिर आपका आ जाए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये महा उपनिषद से लिया गया, जो कि एक एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट रहेगा। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, अगर पूछा जाए G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, आई रिपीट स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, ये G20 का कैंपेन था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद मेटा, जो फॉर्मली क्या है? फेसबुक। इनके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द 9th एशियन मिनिस्टर एनर्जी राउंड टेबल। तो ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था? इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, द 9th एडिशन ऑफ एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? ये 7 फरवरी को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक, जो कि कहां पर हो रहा है? बेंगलोर कर्नाटका में हो रहा है। और याद रखेंगे किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया था? 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल को इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल एनर्जी फोरम IEF के द्वारा मिलके इसको इंडिया एनर्जी वीक के दौरान 2023 में बेंगलुरु कर्नाटका में 7 फरवरी को लॉन्च किया गया था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने भी एक पैक्ट साइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, ताकि जो हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, उसको पूरा करने के लिए जो भी डाटा का रिक्वायरमेंट है, जो भी हेल्प की जरूरत है, उसके लिए। इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे, अभी रिसेंटली OPEC क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनके द्वारा एक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 भी रिलीज किया गया है। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 भी रिलीज किया गया है, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2045 तक पूरे वर्ल्ड का 40% GDP इंडिया एंड चाइना इनके पास होगा, ऑलमोस्ट 40%। और इसके अलावा देखें तो जो OECD कंट्रीज होंगी उनके पास 31% वर्ल्ड का GDP शेयर रहेगा। ठीक है, तो 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल किसके द्वारा होस्ट किया गया? इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। कहां पर? बेंगलुरु केरला में होस्ट किया गया। किसके साथ एसोसिएट करके? इंडिया एनर्जी फोरम के साथ एसोसिएट करके 7 फरवरी को ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक ये लॉन्च किया गया था, यह होस्ट किया गया था। और इसी के साथ देखेंगे तो किसने वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 को रिलीज किया? वो है OPEC, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट, किनके द्वारा लॉन्च किया गया IEEE C डॉट सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम? आई रिपीट, किनके द्वारा IEEE का C डॉट सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? वो रहेंगे के राजा रमन जी। ठीक है, ये चेयरमैन रह चुके हैं डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और ये जो आपका IEEE C डॉट सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम है, ये बेसिकली क्या है? टू ब्रिंग द लर्निंग इन द एरियाज ऑफ टेलीकॉम इंक्लूडिंग 5G, साइबर सिक्योरिटी एंड क्वांटम कम्युनिकेशन, ताकि जो स्किल गैप है उसको पूरा किया जा सके। बेसिकली हम कहें तो यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड कराने की बात की गई फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे 5G हो गया, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि कैसे पता लगाएं आपका साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर थ्रेट आ रखा है, या कोई हमारे ऊपर साइबर अटैक करा हुआ है। फिर क्वांटम कम्युनिकेशन से कैसे हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशंस को। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो ये प्रोग्राम है इसको कोलैबोरेट किया गया बाय द IEEE एंड द C डॉट टू क्रिएट टेलीकम्युनिकेशन कोर्सेज को प्रमोट, जैसे आगे ना कोर्सेज को प्रमोट करना, तो बात की गई यहाँ पे स्किल्स को प्रमोट करने की बात की गई। बेटर स्किल्स होंगी लोगों के पास तो वो खुद अपनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उस स्किल की डिमांड है वहाँ पे जाके उस जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो के राजा रमन जी के द्वारा IEEE C डॉट सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट पर आते हैं। अभी रिसेंटली NCAER जो कि है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इनकी एक नई रिपोर्ट आई जो कि है मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री। कृषि भवन न्यू दिल्ली में इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और पूछा जा सकता है कि किन व्यक्ति के द्वारा इसको रिलीज किया गया था या किसके द्वारा इनको रिलीज किया गया था। तो याद रखेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शोभा जी के द्वारा इनको रिलीज किया गया था। आप इनको पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, NCAER ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है इंडिया का। फिर यहाँ पर जो रिपोर्ट रिलीज की गई है इनके द्वारा, अगर उस रिपोर्ट के बारे में देखें तो रिपोर्ट में बताया गया कि जो हम चैलेंजेस फेस करेंगे अगर हमें इंडिया को नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी बनाना है। अब जैसे ट्रैक्टर्स जो होते हैं आप देखेंगे डीजल यूज करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे हम ड्रोन्स के यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ड्रोन्स को हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी इनबिल्ड करना चाहते हैं, डिफेंस में तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, एग्रीकल्चर में इसकी डिमांड बनाना चाहते हैं ताकि जो फार्मर की कॉस्ट लगती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो रिड्यूस की जा सके। जो लेबर इंटेंसिव वर्क होता है जहाँ पे अगर हम कहें कि हमें लेबर का यूज़ करना पड़ता है, उसको हटा के अगर हम ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए, केमिकल्स को डालने के लिए अगर फील्ड में डाला जाता है, ठीक है, बीमारी से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपके ड्रोन्स के यूज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एंड अगर हम ड्रोन्स का प्रमोट यूज़ शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे जो हमारे ट्रैक्टर पे कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखेगी। और इस रिपोर्ट ने भी यही फोकस किया है कि इंडिया नीड टू हैव अ विजन फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स जहां पर हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट हम दूसरी कंट्रीज में कर सकें और नॉन ट्रैक्टर फार्म मशीनरी पे हम शिफ्ट कर सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट है DGGI एंड NFSU। पहले तो देखते हैं DGGI क्या है। DGGI होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, ठीक है। DGGI एंड द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU, इन दोनों के बीच में अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ताकि जो डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरीज हैं वो एक्सचेंज कर सकें इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक दूसरे के साथ कोई स्किल की, जैसे मान लो DGGI को किसी स्किल की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई चीज़ उनको डाटा चाहिए किसी चीज़ का, तो वो NFSU से बात कर सकते हैं इन एक्सचेंज फॉर द इंफॉर्मेशन, नॉलेज या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्किल की ज़रूरत हो, डिजिटल फॉरेंसिक में कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को हेल्प चाहिए हो तो यहाँ पर वो हेल्प कर सकें। इसीलिए डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरीज के सेटअप करने की बात की गई इन कोलैबोरेशन, और किन के साथ कोलैब करके? DGGI ने NFSU के साथ कोलैब करके इसी के लिए एक MOU साइन किया और यहीं पर आपका डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरीज को लॉन्च करने की बात की गई। ये जो MOU है इससे क्या होगा? डिजिटल फॉरेंसिक लैबोरेटरीज बन जाएगी, कोलैबोरेशन हो जाएगा, रिसर्च में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उन दोनों को मिलके होगा। फिर आप देखेंगे एक दूसरे को ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है या किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो एक दूसरे के हेल्प करने में काफ़ी यूजफुल रहेगा। ऑलराइट, अगर फिर DGGI की मैं बात करूं, इसको पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक। फिर इसको कब फाउंड किया गया था DGGI को? ये 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल रहेंगे वो कौन है? सुरजीत भुजबाल जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। अगर मैं बात करूं NFSU की, इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? गांधीनगर, गुजरात में, और 2009 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किन्होंने $50 मिलियन क्लाइमेट फंड के तौर पर अनाउंस किए गए हैं वीमेंस के लिए। तो याद रखना, अभी हिलरी क्लिंटन ये अभी इंडिया के टूर पे थी, ये गुजरात में थी जहां पर इन्होंने $50 मिलियन का क्लाइमेट फंड लॉन्च किया है फॉर वीमेन। और इन्होंने ये जो लॉन्च किया ना फॉर सेवा ट्रेड यूनियन, इनके लिए सेवा ट्रेड यूनियन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेवा है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। इनके लिए याद रखना हिलरी क्लिंटन ये 2 डे विजिट थी गुजरात पे, जहां पर उन्हें 50th एनिवर्सरी ऑफ सेवा एज अ ट्रेड यूनियन के लिए ऑन दिस 50th एनिवर्सरी ऑफ सेवा, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करते हुए और वीमेन के लिए $50 मिलियन का फंड यहाँ लॉन्च किया ताकि क्लाइमेट फंड पे ये, और ये क्लाइमेट फंड का एक तरीके से ये अनाउंस किया है $50 मिलियन ताकि क्लाइमेट पे और अच्छे से काम किया जा सके और इन वीमेंस की जो ये सेवा वर्कर्स हैं इनकी कंडीशन और बेटर करने के लिए। अगर सेवा की मैं बात करूं, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन। ईलाबेन भट्ट 89 ईयर्स की थी जब इनका निधन हो गया नवंबर 2022 में। इन्हीं के द्वारा सेवा
ये फाउंडेशन, ये सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन लॉन्च की गई थी अहमदाबाद गुजरात में 1992 में। एज ऑफ नाउ यहाँ पर 18 स्टेट्स में ये सेवा ऑपरेशनल है और इसके मोर देन 25 लाख वीमेन इनफॉर्मल सेक्टर में इनका पार्ट रहेंगी। ठीक है, तो याद रखेंगे हिलरी क्लिंटन के द्वारा $50 मिलियन का क्लाइमेट फंड लॉन्च किया गया फॉर वीमेन। नेक्स्ट, विच कंट्री रैंक्ड वन ऑफ द इंक्लूसिविटी मेजर्स टुवर्ड्स रिलीजियस माइनॉरिटीज। देखो, हम जानते हैं इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं और इंडिया वेलकम करता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई है भाई भाई। तो यहाँ पर हर रिलीजन का लोग को वेलकम किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। और इसीलिए अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें डाटा या इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें 110 कंट्रीज में से इंडिया की जो पोजीशन रही वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। तो इंडिया की रैंक 1 रहेगी फॉर द इंक्लूसिविटी मेजर्स टुवर्ड्स रिलीजियस माइनॉरिटीज। यहीं पे अगर मैं बात करूं, साउथ कोरिया, जापान, पनामा, यूएस, ये आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे रहेंगे रिस्पेक्टिवली। और अगर मैं नीचे से बात करूं तो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं आपके मालदीव, फिर आ जाता है आपका सोमालिया, अफगानिस्तान, ये एकदम लोएस्ट पोजीशन पे रहते हैं। फिर बात करें यहाँ पे टोटल 110 कंट्रीज में से यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट पोजीशन आई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्टेलिंग पॉल्यूशन इज असेंशियल टू रिड्यूस सुपरबग्स। यूएनईपी की रिपोर्ट लाई। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नायरोबी कीनिया में है। ठीक है, तो यूएनईपी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। एक टर्म होता है आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, जैसे मान लो आप बार बार कोई दवाई लेते हैं तो एक टाइम के बाद उस ड्रग का, उस दवाई का, उस वैक्सीन का असर कम हो जाएगा आपकी जो भी बीमारी है। फॉर एग्जांपल लेके चलें तो अभी कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा था कि कोविड का जो वेरिएंट था वो बार बार चेंज हो रहा था। तो काफ़ी न्यूज़ भी आती थी, आपने सुनी भी होंगी कि अगर वो चेंज होता है तो यू नेवर नो कि हमारी वैक्सीन उस पर एप्लीकेबल होंगी या नहीं। क्या पता उस वेरिएंट ने हमारी जो वैक्सीन है उसका रेजिस्टेंस बना लियो। तो ये बहुत न्यूज़ में था। तो ये क्या होता है, विद टाइम अगर वो ड्रग रेजिस्टेंस बना लेता है उस वैक्सीन की तो हमें वो वैक्सीन चेंज करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। और यही चेंज आ रहा है कि जो सुपर बग्स हैं, अभी आपने देखा होगा जो मॉस्किटोज हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बोले तो रेजिस्टेंस बना लिया। जो हम ये ऑल आउट यूज़ करते हैं, ये हम ताकि लिक्विड ऑल आउट यूज़ करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न बीइंग कि उन्होंने रेजिस्टेंस बना लिया है फॉर दैट पर्टिकुलर दवाई। तो ऐसे ही अगर ह्यूमन बॉडी के लिए जो बीमारियां हैं वो अगर रेजिस्टेंस बना लेती हैं तो हमें अपनी वैक्सीन को चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से जिस हिसाब से वो आपका वेरिएंट उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर वायरस का जो चेंज हुआ है। और इसी से बोलेंगे जो कर्टेलिंग पॉल्यूशन इज एसेंशियल टू रिड्यूस सुपर बग्स, मतलब हमें जो पॉल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एक तो देखो सुपर बग्स की जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसमें फर्क पड़ेगा, वो नहीं होगी। दूसरा, हमारे इन्वायरमेंट को भी तो फर्क पड़ेगा, हमारा इन्वायरमेंट और बेटर हो जाएगा। जैसे बात करें तो पॉल्यूशन हमें कम करना पड़ेगा। जो फार्माक्यूटिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, इसमें जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बग्स को, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विच हैज बिकम रेजिस्टेंस टू एवरी नॉन एंटीबायोटिक, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर इसी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज लिस्टेड अमंग द टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट्स टू हेल्थ. It is estimated that in 2019 around 1.27 million deaths were attributed to drug resistance infection and 4.95 million deaths were associated with bacterial AMR. It is estimated that antimicrobial resistance causes around 10 million additional direct deaths annually by 2050. Next news. According to CloudSec, which country accounts for the most cyber attacks? कौन सी कंट्री, अगर हम देखें, देखो दो डाटा हैं। एक तो एशिया का डाटा रिलीज किया गया है। एशिया में जिस कंट्री पे सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, साइबर अटैक्स, वो है इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है इंडिया। फिर यहीं पे इंडिया के बाद आ जाएगा आपका चाइना। लेकिन अगर मैं पूछूं वर्ल्ड की कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अटैक्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया आपकी सेकेंड पोजीशन पे आ जाती है। फिर इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन पे, रशिया, फिर चाइना। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट साइबर अटैक्स इन एशिया की रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी कंट्री टॉप पे है। एशिया आ जाए तो इंडिया, वर्ल्ड आ जाए तो
यूएसए। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? क्लाउड एसई के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जो कि है ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट फॉर 2021 टू 2022। ठीक है, और क्लाउडसेक क्या है? ये आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो प्रेडिक्ट करती है साइबर थ्रेट्स को। यहां पे देखें तो जो नंबर है साइबर थ्रेट्स के टारगेटिंग इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 1/4, 24.3% से ये बढ़ गया है इन 2022। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी एक सस्टेनेबल इक्विटी फंड लॉन्च किया गया है बजाज अलायंस लाइफ के द्वारा। ये जो आपका सस्टेनेबल इक्विटी फंड है, बेसिकली ये क्या है? आपके यहां पर उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की बात की गई जहां पर ईएसजी होगा। अब ईएसजी क्या होता है? ईएसजी होता है आपका इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस। जो कंपनीज आपके एनवायरनमेंट पे ऊपर वर्क करना चाहती हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को बेटर प्लेस बनाना चाहती हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे वर्क करना चाहती है, उस फंड में यहां पर ये पैसा लगाया जाएगा बजाज अलायंस लाइफ सस्टेनेबल इक्विटी फंड के थ्रू। ये फंड वही वहां पे उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएगा जहां पर आपकी को कंपनीज अच्छे से काम कर रही हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। आप देख सकते हैं, इट इज बेंचमार्क टू निफ्टी 100 ESG इंडेक्स। द फंड विल इंश्योर दैट ESG quotient of the investor decisions remain strong and it will park investors money in businesses that have हाई ESG स्कोर्स। जो ESG स्कोर होगा कंपनी का ज्यादा, जो कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस पे ज्यादा काम करेगी, वहां पर पार्क किया जाएगा बिजनेसेस का ये मनी। उन बिजनेसेस में पैसा लगाने की यहां पर बात करी गई। तो याद रखेंगे किसके द्वारा? बजाज अलायंस लाइफ के द्वारा ये सस्टेनेबल इक्विटी फंड को लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, ग्लोबल फिनटेक एसेंडा, इन्होंने अनाउंस की पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक टू पावर इट्स इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। अब जैसे क्या है ये बैंक एसेंडा, क्या है कि ये रिवॉर्ड्स देने के लिए बहुत फेमस रहती कंपनी है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोग्राम, और जो बेसिकली बोले तो एसेंडा क्या है? सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो ये न्यू रिवॉर्ड्स प्रोग्राम देने को काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, क्रेडिट जैसे हम देखें तो एसेंडा इज अ वर्ल्ड लीडर इन एनेबलिंग ग्लोबल रिवॉर्ड कार्ड्स एंड पेमेंट वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर फाइनेंशियल ब्रांड्स। तो यहां पर एक्सिस बैंक ने एसेंडा के साथ टाई अप करा एक्सिस बैंक पॉइंट्स माइल्स ट्रांसफर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। अब इस पे क्या होगा? जैसे मान लो आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हैं तो आप जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं आप उनको होटल्स में एंड फ्लाइट्स में उनको यूज कर पाओगे। आई रिपीट, होटल्स में एंड फ्लाइट्स में उन पॉइंट्स को आप रिडीम कर पाओगे ताकि आपको बेटर रिवॉर्ड मिल सके और बेटर आपको डील मिल सके ऑन दोज पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक, इन्होंने पार्टनर किया एनपीसीआई के साथ ताकि रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके ऑन यूपीआई। सबसे पहले तो एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया था और इन्हीं के द्वारा यूपीआई फैसिलिटी को लॉन्च किया गया, और जो कि अब इतना ज़्यादा फेमस हो गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देयर इज अ पूरा चांस है कि आने वाले 5 से 10 सालों में हम देखेंगे पूरी दुनिया में यूपीआई का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर अभी न्यूज़ में क्या आ रहा है? ये क्या न्यूज़ है जो हम पढ़ रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने क्या करा कि एनपीसीआई को बोला कि आप रुपए जो क्रेडिट कार्ड है ना उसकी मदद से आप यूपीआई फैसिलिटी ला दो। एक तो होता है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट अपने बैंक में पैसे लें तो आपके चार्ज भी कटते हैं, ठीक है, अलग चीज़ भी होती हैं। तो इससे क्या होगा कि आप यूपीआई की फैसिलिटी यूज कर पाएंगे डायरेक्टली थ्रू योर क्रेडिट कार्ड। मतलब आप किसी को पे कर रहे होंगे, आप किसी शॉप पर जाके स्कैन करेंगे बारकोड, तो आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर पाएंगे और वो रुपे क्रेडिट कार्ड रहेगा। और ये फैसिलिटी किनके द्वारा? पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च करी गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दिस पार्टनरशिप विल अलाउ रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स टू यूज द यूपीआई सर्विस टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। एनपीसीआई हैज बीन इन डिस्कशन विद इंडियाज टॉप लेंडर्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ताकि रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके ऑन यूपीआई ऑप्शन। नेक्स्ट, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Mahindra Finance। महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया? वो है रॉल रुबेला। रॉल रुबेला की अगर हम यहाँ पे बात करें तो याद रखेंगे ये किनको रिप्लेस करेंगे? रमेश अय्यर को रिप्लेस करेंगे। रमेश अय्यर कब रिटायर होंगे या फिर ये कब टेक ओवर करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? 29 अप्रैल 2024 को। ठीक है, अभी रॉल रुबेला का है, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है ऑफ द कंपनी और इनको प्रमोट कर दिया गया टू एमडी एंड सीईओ विद इफेक्ट फ्रॉम 29 अप्रैल 2024।
नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नए डीसीजीआई इंडिया के कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। आई रिपीट, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नया डीजीसीआई अपॉइंट किया गया है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके लिए यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था और यूपीएससी ने डॉक्टर राजीव रघुवंशी को सिलेक्ट किया एज द न्यू डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे? जैसे मैंने बताया, डॉक्टर, ये रिप्लेस करेंगे किनको? डॉक्टर वीजी सोमानी को। इनको अपॉइंट किया गया था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन 2019। फिर इनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिली अगस्त 2022 में और फिर से सेकेंड टाइम इनको एक्सटेंशन मिली नवंबर 2022 में। और अब इनकी जगह डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नया डीसीजीआई अपॉइंट किया जाएगा। और किसके द्वारा? यूपीएससी ने इनके लिए इसका इंटरव्यू लिया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डीसीजीआई। नेक्स्ट आ जाता है, विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है? और ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है ना ड्रोन्स का, इसका नाम क्या रहेगा? 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, स्काई एयर, SKYE, स्काई एयर उस कंपनी का नाम है जिन्होंने इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है ड्रोन्स के लिए। और यहीं पे अगर ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इस सिस्टम का नाम क्या रहेगा? वो है स्काई UTM। स्काई UTM उस सिस्टम का नाम रहेगा। अब देखो क्या होता है कि अब जैसे हम देख रहे हैं, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ATC, वो भी तो यही काम करता है कि प्लेन्स कब से कौन सा प्लेन जा रहा है, कौन से रनवे पे कौन सा प्लेन है, हवा में कितने प्लेन्स है, कौन सा प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। सिमिलरली ड्रोन्स के लिए भी ये सिस्टम लॉन्च किया गया है कि जो कि है इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स, स्काई UTM के नाम से। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो वही कि आपका जो हवा में कितने ड्रोन्स है, कहाँ से कौन सा ड्रोन रूट ले रहा है, किस ड्रोन को क्या डिलीवर करना है, क्या ड्रोन किस लिए यूज़ किया जा रहा है, इन सब को मॉनिटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये सिस्टम रहेगा। और इससे पूरा एक चीज़ मेंटेन रहेंगी। मान लो कल को कोई दूसरा ड्रोन आ जाता है किसी दूसरी कंट्री से अटैक करने के लिए, अंदर घुस जाता है सर्वेलेंस के लिए, तो उस पर भी मॉनिटर रखी जा सकती है, क्योंकि हमें पता रहेगा कि इंडिया के तो इतने ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं, ये ड्रोन कहाँ से आए, ये कौन सा ड्रोन है, तो उसकी भी सर्वेलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर इसी के साथ साथ ये लॉन्च कब किया गया? इन द प्रेजेंस ऑफ नितिन गडकरी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनकी प्रेजेंस में इसको लॉन्च करा गया था। ठीक है, फिर इसको लॉन्च करने से पहले मोर देन 300 सक्सेसफुल आपकी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट का ये किया गया है, टेस्ट किया गया और फिर ही इसको लॉन्च किया गया। ऑलराइट, ऑल्सो स्काई एयर ये कंपनी ऑफर करेगी रिमोट ID सर्विसेज ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि जो अननोन ड्रोन होगा उसको भी यहां पर सर्वेलेंस में उसके काम आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करते हैं। 2023 का ग्रैंड प्रिक्स ज़ाग्रेब ओपन, ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका भी क्रोएशिया में हुआ था। 1 से लेके 5 फरवरी के बीच में हुआ था और यहाँ पे 15 इंडियन रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया था ग्रैंड प्रिक्स ज़ाग्रेब ओपन में। ठीक है, और यहाँ पर 15 में से 2 इंडियन रेसलर्स ने ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं इंडिया के लिए, अमन शेरावत और आशु। अमन शेरावत की बात करें, ये अंडर 3 कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल फॉर द मेंस 57 kg कैटेगरी ऑन द ओपनिंग डे। और आशु, इन्होंने 67 kg कैटेगरी में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया पहला VFS ग्लोबल JVAC इन लखनऊ। JVAC क्या है? जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया ग्लोबल गेटवे फॉर स्टेट, जो कि इनॉग्रेशन है किसका? फॉर द फर्स्ट VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर एंड VFS ग्लोबल अकेडमी लखनऊ यूपी में इसको लॉन्च किया गया। और लखनऊ में अगर आपको याद हो तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है इसी महीने फरवरी में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। द न्यू फैसिलिटीज इक्विप्ड विद मॉडर्न एमिनिटीज एंड सर्विसेज that have a capacity of processing approximately 1.2 lakh applications a year. It is spread across 24,000 square feet. The JVAC would cater to travelers born to Australia, Netherlands and Czech Republic, Switzerland, Estonia, Hungary, Portugal, Germany, Italy and Kingdom of Saudi Arabia. ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पहला VFS
पहला VFS ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर कहां पे लॉन्च किया गया? लखनऊ यूपी में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया। और याद रखेंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आपकी लखनऊ में ही होगी, फरवरी के महीने में होगी। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड डिजिटल ग्रीन्स ने भी एक MOU साइन किया नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। फिर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर जो कि थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर एक G20 मीटिंग हेल्ड हुई फरवरी 2023 में। फिर की इवेंट्स अगर हम बात करें ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2023 जो कि बेंगलोर कर्नाटका में हुआ, यहाँ पर 9th एडिशन ऑफ AMER हुआ और ओपेक के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2045 को रिलीज किया गया। के राजा रमन की बात करें तो IEEE C सर्टिफाइड टेलीकॉम एक्सपर्ट प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। शोभा करंडाजे की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एग्रीकल्चर और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे NCAER की रिपोर्ट ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री इन इंडिया लॉन्च करी गई। DGGI एंड NFSU ने एक MOU साइन किया फॉर सेटिंग अप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज। हिलरी क्लिंटन इन्होंने यहाँ पे $50 मिलियन का फंड अभी अप्रूव किया है फॉर क्लाइमेट फंड फॉर वीमेन के लिए, और ये भी कौन से किन के वर्कर्स के लिए? सेवा वर्कर्स के लिए। देन इंडिया की रैंक आई फर्स्ट इन द नेशंस आउट ऑफ 110 नेशंस फॉर इंक्लूसिविटी मेजर्स टुवर्ड्स रिलीजियस माइनॉरिटीज अंडर द ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट। ठीक है। कर्टेलिंग पॉल्यूशन इज असेंशियल टू रिड्यूस सुपरबग्स, ये UNEP की रिपोर्ट आई क्योंकि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटर रिस्क फॉर ह्यूमन सोसाइटी। देन क्लाउड SC की इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि इंडिया में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं एशिया में। एशिया में टॉप पर है इंडिया और वर्ल्ड में टॉप पर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर बजाज अलायंस लाइफ की बात करें, इन्होंने सस्टेनेबल इक्विटी फंड को रिलीज किया। ठीक है। फिर इसी के साथ साथ ग्लोबल फिनटेक असेंडा इन्होंने पार्टनर किया एक्सिस बैंक के साथ टू पावर की इन देयर इनोवेटिव न्यू रिवॉर्ड्स, और जो रिवॉर्ड्स हैं उसको होटल्स एंड फ्लाइट्स में यूज किया जा सके इजीली। पेटीएम पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया NPCI के साथ टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड, कि जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको हम UPI फैसिलिटी के साथ टाई अप कर सकें। रॉल रूबेला इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महिंद्रा फाइनेंस। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी इनको नया DCGI अपॉइंट किया गया है इंडिया का। स्काई एयर, इस कंपनी ने स्काई UTM लॉन्च किया जो कि इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा ड्रोन्स के लिए। 2023 ग्रैंड प्रिक्स ज़ाग्रेब ओपन, यहाँ पे 15 इंडियन रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया था और 2 इंडियन रेसलर्स ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर नोटेड कन्नड़ राइटर एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी KV तिरुमलेश हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे एंड यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहला VFS ग्लोबल JVAC लॉन्च किया गया लखनऊ में, और लखनऊ में ही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी रिसेंटली होगी। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, मनुएला रोका बॉटी इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सेकेंड, विच कंट्री हैज फाउंड द रेडियो एक्टिव कैप्सूल दैट वेंट मिसिंग इन जनवरी। थर्ड, विच इंटरफेथ हार्मनी वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ। ठीक है, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक किस मंथ में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं व्हाट आर योर व्यूज ऑन सच सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.